मीनाक्षी कई सालों से सब्जी बेचने का काम कर रही थी, लेकिन इस काम से उसका और उसकी 10 साल की बेटी मीना का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मीनाक्षी के पति मीनू की मौत 8 साल पहले इस गलत हादसे में हो गई। ससुराल वालों ने तो मीनू की मौत के बाद ही उससे मुंह मोड़ लिया था और मायके वाले भी साथ छोड़ रहे थे। भैया भाभी, आप लोग शहर क्यों जा रहे हो? क्यों ना जाए हम शहर? यहाँ गाँव की जिंदगी में लगता ही क्या है सिवाय जिम्मेदारियों के। मीनाक्षी समझ गई थी उसके भाभी का इशारा उसकी तरफ था। असल में उसका भाई मोहन और भाभी मधु उसके घर के थोड़ी दूर पर ही रहते थे। मोहन एक ढाबा चलाता था जो काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वे तभी तभी मीनाक्षी की मदद कर दिया चलता था। लेकिन ये बात उसकी पत्नी मधु तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मधु के जोर देने पर ही अब मोहन गाँव छोड़कर शहर जा रहा था। अपनी भाभी तो गलत मत समझना मीनाक्षी, इसका मतलब ही तो जल के था। असल में ये जल थोड़ा पुराना हो गया है और इसका देखभाल करना भी मुश्किल है, और इसके देखभाल में बहुत पैसे भी लग जाएंगे, और फिर बच्चों के भविष्य के बारे में जो सोचना है ना। शहर में रहेंगे तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं गाँव छोड़कर जा रहा हूँ, तुझे और मीना तो नहीं, मैं तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा। मोहन की बातें सुनकर मधु तो गुस्सा आ जाता है और वे एक बार फिर मीनाक्षी को सुनाते हुए कहती है, हाँ, सबका ठेका तो तुम्ही ने ले लगता है ना। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। फिर मीनाक्षी मोहन से कहती है, कोई बात नहीं भैया, आप हमारी फिक्र मत करना, भाभी और बच्चों का ख्याल रखना और बहुत नाम कमाना, मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है। मोहन मीनाक्षी की मदद करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह से वे अपने घर में कोई परेशानी भी नहीं चाहता था। उसने कई बार मधु को समझा कर देख लिया था, लेकिन वे बदलने तो तैयार ही नहीं थी। उसने जाने से पहले कुछ पैसे मीनाक्षी को दे दिए। नहीं भैया, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। मोहन मीनाक्षी को पैसे रखने के लिए कहता है। तभी मधु वहाँ एक पुराना बॉट लेकर आती है और कहती है, ले लो, बस ये आखिरी बार है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शहर में बहुत चलते होंगे हमारे भी। और सुनो, जाते समय ये मम्मी जी का पुराना बॉक्स और कुछ पुरानी चप्पलें भी लेकर जाना, सब से ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब इसे मैं शहर लेकर तो जाऊंगी नहीं, तो तुम ही लेकर जाना ये सब। मधु उन चप्पलों और पुराने बॉक्स को जमीन पर फेंक देती है, मानो किसी नौटलानी तो दे रही हो। लेकिन फिर भी मीनाक्षी इस बात का बुरा नहीं मानती है। वे तुरंत जाकर अपनी माँ के चप्पलों को उठा लेती है और रोते हुए कहती है, हाँ भाभी, ये तो मेरे बहुत काम के हैं, इन्हें टूटल ऐसा लगेगा जैसे माँ मेरे साथ है। मीनाक्षी की बातें सुनकर मधु वहाँ से चली जाती है। फिर मीनाक्षी वे सारा सामान और मोहन के दिए पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसकी बेटी मीना उससे कहती है, माँ, ये नानी का बॉक्स है क्या? इसे खोलो ना, मुझे देखना है कि इसमें क्या है। हो सकता है इसमें मेरे लिए कुछ खेलने वाला सामान ही मिल जाए। मीनाक्षी मुस्कुराती हुई मीना के दिल पर हाथ लग देती है और फिर दोनों मिलकर उस बॉक्स को तोड़ते हैं।
उठबॉट में बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन तब पर धूल लगी हुई थी। मीनाक्षी एक एक चलते सारा सामान बाहर निकाल कर उसे साफ चलने लगती है। तभी अचानक उसके हाथ में अपनी माँ की पुरानी डायरी लगती है। अरे वाह, ये तो माँ की पुरानी डायरी है। मुझे याद है इसमें तो माँ ने सब कुछ लिखा था। नानी ने क्या लिखा था इसमें माँ? मुझे भी दिखाओ ना। बेटा, मेरे पापा मतलब तुम्हारे नाना जी का इस गाँव में एक बहुत बड़ा ढाबा था। माँ और पापा दोनों मिलकर उसे चलाते थे। अच्छा, अब मामा जी उसे चलाते हैं? मेरा मतलब है चलाते थे। अब तो वे शहर जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी नानी बहुत ही अच्छा पाव भाजी बनाती थी। मुझे आज भी याद है जब वे पाव भाजी बनाती थी ना, तो सारा गाँव की खुशबू से पाव भाजी खाने चला आता था। माँ अपनी पाव भाजी तो अलग अलग तरीकों से बनाती थी और सब कुछ एक डायरी में लिखकर रख लेती थी। अच्छा माँ, तो तुमने नानी से क्यों नहीं सीखा पाव भाजी बनाना? मीना की बात सुनकर मीनाक्षी उदास हो जाती है। असल में बचपन से ही मीनाक्षी को खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसकी माँ जब उसे मदद के लिए बुलाती तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो जाती। अरे ओ मीनाक्षी, कब से बुला रही हूँ, आ तो जरा, ये भाजी का मसाला पीस दे जरा, तब तक मैं ये पाव देख लेती हूँ। नहीं माँ, मुझे तो बाहर खेलने जाना है। मैं जा रही हूँ। हे भगवान, कैसी लड़की है। कितनी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत काम सीख ले, लेकिन इसका तो मन ही नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, इस डायरी में सब कुछ लिखा तो है मैंने। जब बड़ी हो जाएगी तो तुझ पर तक सीख लेगी। क्या हुआ माँ? कुछ तो बोलो। हाँ, मैं अब बनाऊंगी बेटा, पाव भाजी बनाऊंगी मैं, वे भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी। मीना, तुम चलोगी ना मेरी मदद? हाँ माँ, बिल्कुल चलूंगी। मीनाक्षी सबसे पहले अपनी माँ की डायरी तोड़कर उसे अच्छे से पलटी है और फिर मोहन के लिए पैसे से पाव भाजी बनाने का सारा सामान लेकर आती है। वे डायरी से पलटकर ठीक उसी तरह सब कुछ बनाती है जैसे उसकी माँ बनाती थी। उसने कुछ भी बाजार से बना बनाया नहीं खरीदा, बल्कि सारे मसालों को टूटाकर खुद अपने हाथों से पीस कर तैयार किया। पाव भी खुद बनाया और सब्जियां भी बिल्कुल ताजी इस्तेमाल की। और फिर शाम को अपने ठेले पर सब्जियों की जगह पाव भाजी बेचना शुरू कर दिया। मीना भी इस काम में उसकी पूरी मदद कर रही थी। अरे मीनाक्षी, ये पाव भाजी बेचना कब शुरू किया? बस आज से ही। पता है, मैंने पाव भाजी बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे माँ बनाती थी। अरे वाह मीनाक्षी, तुम्हारे माँ के हाथ की बनी पाव भाजी तो यहाँ सब तो बहुत याद आती है। लाओ, मैं भी चाट देखूं, तुम्हारे आंखों में तुम्हारे माँ जैसा स्वाद है कि नहीं? मीनाक्षी फौरन एक प्लेट पाव भाजी लगाकर अपनी पड़ोसन ईमा को दे देती है। ईमा उसे चाहते हुए कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद कुछ तो कहो दीदी, माँ जैसी बनी है या नहीं? थोड़ा इंतजार कर, बताती हूँ, पहले खत्म तो कर लूं। वाह वाह, क्या बताऊं, मजा ही आ गया। सच में मीनाक्षी, तूने बिल्कुल अपनी माँ जैसी पाव भाजी बनाई है। चालू पुराना स्वाद फिर से आ गया। वाह वाह, सच में बहुत
मजा ही आ गया। तुझे तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। फालतू में भी सब्जी बेचने के चक्कर में पड़ी हुई थी। चल 4-5 प्लेट या एक काम कर, 8 प्लेट पाव भाजी पैक कर दे। जल में तब बहुत टूट हो जाएंगे तेरी पाव भाजी चाकर। हीमा से अपनी पाव भाजी की इतनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी उसे पाव भाजी पैक करके दे देती है। धीरे धीरे मीनाक्षी के पास और भी ग्राहक आने लगते हैं और सिर्फ 3 घंटे के अंदर मीनाक्षी की सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है। माँ, ये तो कमाल हो गया। जब हम सब्जी बेचते थे तो हफ्ते भर में भी तेरा चाली नहीं होता था और अब देखो 3 घंटे में ही सब कुछ खत्म हो गया। हाँ मीना बेटा, ये सब मेरी माँ का कमाल है। चलो अब चलते हैं और कल के लिए तैयारियां करते हैं। मीनाक्षी और मीना मिलकर पाव भाजी बनाने लगे और धीरे धीरे ताला जाओ उनके पाव भाजी का दीवाना बन गया। शाम होते ही उनके ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो जाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और अब मीनाक्षी तो किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। मीनाक्षी के ठेले की जगह अब गांव में एक बड़ी सी पाव भाजी की दुकान थी। जैसे तभी उसके माता पिता की हुआ चलती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीनाक्षी ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि वे वक्त के साथ अपनी पाव भाजी में कई तरह के बदलाव भी करने लगी, जिसे लोग बहुत पसंद किया करते थे। अरे वाह आंटी, आपकी भाजी में तो बिल्कुल पिज्जा की तरह स्वाद आ रहा है। ऐसा कैसे किया आपने? मैंने अपनी भाजी में चीज भी डाला है। पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद है, बस इसलिए। अरे वाह आंटी, मैं अभी जाकर अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। वे तब भी आपकी पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह मीनाक्षी दिन दुनी और रात 4 दुनी चलते काम चलने लगी। यहाँ तक कि उसका इतना नाम हो गया था कि उसे टहल की पार्टियों के लिए भी ऑर्डर मिलने लगे थे। हाँ ये ठीक है, तुम एक काम करो, जाकर सब्जियाँ ले आओ, तब तक मैं ये भाजी बनाना शुरू करती हूँ। अरे भाभी, आप कहाँ परेशान होंगी, हम सब मिलकर कर लेंगे सब कुछ, आप आराम कीजिए। नहीं बबलू भैया, बनाऊंगी तो मैं खुद ही, जैसे हमेशा मेरी माँ बनाती थी। आप मेरी मदद कर रहे हैं, यही बहुत है। मीनाक्षी शहर में हो रहे एक बड़ी पार्टी के लिए पाव भाजी बना रही थी। उस पार्टी में मोहन और मधु भी आए हुए थे। मोहन ने जैसे ही मीनाक्षी से आती पाव भाजी खाई तो वे उस स्वाद को तुरंत पहचान दिया। हिमेश, ये पाव भाजी किसने बनाई है? मुझे अभी मिलना है उससे। अरे बड़ी मशहूर खाना बनाने वाली है, पास से ही गाँव में रहती है, लेकिन फिर भी उसके ऑर्डर के लिए बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, फिर तुम मुन्ना के बर्थडे के लिए अभी से इस खाना बनाने वाली को बुक कर लेना चाहिए। जल्दी चलिए जी। मोहन का दोस्त उसे और मधु को लेकर मीनाक्षी के पास जाता है। वहाँ मीनाक्षी तो पाव भाजी बनाता हुआ देखकर मोहन और मधु दोनों टॉस जाते हैं। मीनाक्षी मेरी बहन, तभी मैं सोचूं माँ के आटो का स्वाद यहाँ तीसरे आटो में आ गया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं तुझे वहाँ गाँव में बेसहारा छोड़ चला दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नहीं भैया,
अगर मैं अकेली नहीं पलती तो माँ का साथ मुझे कैसे मिलता। ये देखिए, ये माँ की डायरी है। ये मुझे माँ के बॉक्स से मिली। इसी के सहारे मैंने ये काम शुरू किया। मोहन के साथ साथ मधु भी शर्मिंदा थी। दूसरी ओर मीनाक्षी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि अब वे गांव की बेसहारा गरीब मीनाक्षी नहीं थी, बल्कि मशहूर खाना बनाने वाली मालकिन मीनाक्षी मैडम बन चुकी थी। मलीपुर गांव में एक औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। पूनम के बच्चे बहुत छोटे थे। तभी उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उतारते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तब से पूनम पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। वे बेचारी लोग मिट्टी के बर्तन बेचने जाया करती थी। मिट्टी के बर्तन बेचकर जितना पैसा कमाती थी, उसी में वे अपना जल चलाया करती थी। देखते ही देखते मौसम बदल गया। अब बारिशों का मौसम आ गया था, जिससे मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाती है और उसका काम बंद हो जाता है। अब पूनम के जल पर जाने का कोई सामान बाकी नहीं रह गया था। जो भी थोड़ा बहुत सामान था, वे भी खत्म हो गया था। अब उसके पास कोई काम भी नहीं था जिससे वे काम चलते कुछ पैसा कमाए। ठीक उसी समय उसका बेटा पवन उसके पास आकर कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, कुछ खाने तो दो ना। मैंने तो लास्ट में भी कुछ नहीं खाया था। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पेट में जल हो रहा है माँ, और मुझे कमजोरी भी लग रही है। छोटे के बच्चे की ये बात सुनकर पूनम बहुत दुखी हो जाती है और अपने आप तो बहुत ही लाचार महसूस करती है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चों का पेट भी ना भर सके, वे कैसी माँ है। ये सोचकर वे सोचने लगती है कि अब वे अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती है। इधर उधर देखने के बाद उसे एक बर्तन दिखता है, जिसे वे बिना देर किए बाजार में लेकर जाती है और उसे बेच देती है। और उसे बेचने पर उसे जो भी पैसे मिलते हैं, उससे वे कुछ खाना बनाने का सामान लेकर आती है और बिना देर किए अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उसको खिलाती है और उनका पेट भरती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते। अब उनके घर में कोई सामान नहीं बचा था, क्योंकि बर्तन बेचकर 2 पैसे मिले थे, वे सारे चल तो रहते और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश का मौसम भी ना बहुत ही खराब मौसम है। इस बारिश की वजह से तो मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसकी मदद लूं? इतने छोटे बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही हूँ। अब हमेशा उन्हें क्या बताऊंगी, कितने बहाने बताऊंगी? समझने की उम्र भी तो नहीं है मेरे बच्चों की। भगवान, मेरी मदद करो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इन्हीं सब बातों को सोचते हुए पूनम सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर जिस जगह से वे मिट्टी के बर्तन लाती थी, वहाँ पर जाकर पूछने लगती है कि अब तो बारिश थोड़ी सी लुट चुकी है, क्या उसे मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए कुछ सामान मिलेगा? तभी वे आदमी कहता है कि अभी तक तो मिट्टी गीली है, जिस वजह से मिट्टी के बर्तन नहीं बने, इसलिए अभी उसे कोई काम नहीं मिल सकता। अब पूनम तुस न तुस काम चलते कोई न कोई काम हासिल करना चाहती थी, जिस वजह से वे पूरे गांव में घूमने लगती है, जिससे उसे कोई काम मिल जाए और पैसे कमाने का एक जरिया मिल जाए और उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी पूनम तो गांव में कोई भी काम नहीं मिल रहा था। फिर परेशान होकर वे वापस घर पर आ जाती है। जैसे ही पूनम घर पर पहुंचती है,
दोनों मासूम बच्चे जल्दी से पूनम के पास आते हैं और कहते हैं, माँ तुम आ गई माँ, बताओ ना माँ, हमारे लिए तुम क्या लेकर आई हो? तुम्हें पता है माँ, हमें कितनी भूख लग रही है, हमें तो तुम्हारे आने का ही इंतजार था। माँ बोलो ना माँ, जो चीजें तुम लेकर आने वाली थी वे चीजें कहाँ है माँ? बताओ ना माँ, कुछ तो बोलो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी से बताओ ना, वे सारी चीजें कहाँ से पाई है तुमने? ऐसे ही वे बच्चे बाल बाल अपनी माँ से सवाल कर रहे थे, जिसको सुन कर उसकी माँ बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन बेचारी कुछ भी नहीं चल पा रही थी। वे भी तो मजबूर थी क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। ऐसे ही भूख से बहुत देर तक बच्चे रोने लगे और रोते रोते वे बच्चे सो जाते हैं। चाली रात पूनम तो भी नींद नहीं आती है। बच्चों की ये हालत देखकर वे बेचारी बहुत परेशान थी। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन भूत की वजह से मेरे बच्चे मर जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी ये तकलीफें दूर हो जाए। कोई आजकल हमें काम के लिए बुलाएगा, इस उम्मीद में मैं अपने बच्चों को भूता तो नहीं लग सकती और मेरी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं गुजर जाएगी। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ। हाँ, मैं कुछ चलती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, नॉन और मशरूम की सब्जी बनाकर बेचती हूँ। वैसे भी मेरी माँ कहती थी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। एक बार मैं कोशिश करके देखती हूँ, शायद लोगों को पसंद आ जाए और भगवान की दया होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तब सोचती हुई पूनम अपने ही गांव में उड़ाल देने वाले एक आदमी के पास जाती है और कहती है, मनोज भैया, मुझे कुछ पैसे उड़ाल पर दे दो, मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है, ले लो, लेकिन मुझे मेरे पैसे टाइम पर मिल जाने चाहिए, वरना अगर लेट हुआ तो उससे दूसरे पैसे देने होंगे। हाँ भैया, ठीक है, मैं आपके पैसे टाइम पर दे दूंगी। मनोज पूनम को पैसे दे देता है और पूनम उन पैसों से नॉन और मशरूम की सब्जी बनाने का सारा सामान ले आती है और दल पर नॉन और मशरूम की सब्जी बनाने की तैयारियां शुरू कर देती है। फिर अगले दिन वे गांव में अपनी नॉन और मशरूम की सब्जी लगाती है। जब उसके दुकान पर उसकी नॉन और मशरूम की सब्जी खाने के लिए कोई भी नहीं आता, जिससे वे उदास होकर अपने घर आती है और नॉन और मशरूम की सब्जी अपने बच्चों को खिला देती है। तभी उसका बेटा कहता है, वाह माँ वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ माँ, ये सच में बहुत अच्छा बना है। ठीक है बच्चों, तुम लोग पेट भर कर जाओ। अगले दिन पूनम फिर से अपना ठेला गांव में लगाती है। कुछ देर हो जाए, लेकिन उसके दुकान पर आज भी कोई नहीं आया। तभी वे सोचती है कि उसे लोगों को अपनी दुकान पर लाने के लिए कुछ तो करना होगा, जिससे लोग एक बार उसकी नॉन और मशरूम की सब्जी चाटल देख ले। तभी वे कहती है, चलो गाँव वालों, मेरी तंदूरी नॉन और मशरूम की सब्जी चालो, दीवाने ना हो जाए तो कहना। जलम तंदूर से निकली नॉन और चटपटी मसालेदार मशरूम की सब्जी चालो। पूनम से इतना बोलते ही वहाँ पर चले तभी गांव वालों के मुंह में पानी आ जाता है और तभी उसकी नॉन और मशरूम की सब्जी खाने आने लगते हैं और नॉन और मशरूम की सब्जी चाटल कहते हैं, सच में भाभी,
ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है आपने। इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना मैंने अच्छे से अच्छे ढाबे पर भी नहीं खाया, जितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना मैं आज खा रहा हूँ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ऐसे ही डोबी आटा पूनम के नॉन और मशरूम की सब्जी की तारीफ करते जाता। कुछ ही देर में पूनम के सारे तंदूरी नॉन और मशरूम की सब्जी बिक जाती है। ये तब देखकर पूनम बहुत खुश हो जाती है और फिर वे डर आ जाती है। तब वे देखती है कि उसने जितना सोचा था उससे उतने अधिक ही मुनाफा हुआ है। वे मुस्कुराने लगती है और बाजार से सामान लाकर अपने बच्चों के लिए पूरी और पनीर की सब्जी बनाती है। जब बच्चे खाना खाने के लिए आते हैं तब पूनम बच्चों को पूरी और पनीर की सब्जी देती है, जिसे देखकर बच्चे कहते हैं, माँ आज पूरी और पनीर, ये तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैंने अपने दोस्त से सुना था। हाँ माँ, मैंने भी देखा है। लोग इसे बहुत स्वाद लेकर खाते हैं, पर ये तो बहुत महंगा मिलता है। आपने कैसे बनाया? हमारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे बच्चों, बताती हूँ। एक ही समय में इतने सारे सवाल बेटा। मैंने जो तंदूरी नॉन और मशरूम की सब्जी बनाई थी ना, वे सारे बिक गए और मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही अगर मुझे रोज पैसे मिलते रहे तो मैं ऐसे ही तुम लोगों के लिए अच्छे पकवान बनाऊंगी और हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही हमें कोई पैसे की कमी होगी। अगली सुबह वे फिर गाँव में अपना नॉन और मशरूम की सब्जी का ठेला लगाती है और आज लोग अपने आप उसकी तंदूरी नॉन और मशरूम की सब्जी खाने आने लगते हैं। और आज भी कुछ ही समय में उसका तंदूरी नॉन और मशरूम की सब्जी खत्म हो जाती है और उसका काफी मुनाफा होता है, जिससे वे बहुत खुश हो जाती है। फिर वे उस आदमी के पास जाती है जिससे उसने उधार लिया था। वे उसे उसके पैसे वापस कर देती है और अपने घर आ जाती है। पूनम का काम अच्छा चलने लगा, जिससे वे अपने बच्चों के लिए रोज अलग अलग तरह के पकवान बनाती थी और पैसों की कमी न होने की वजह से एक खुशहाल जीवन बिताने लगती है।